हेलो बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 13 केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो लेक्चर हम डिस्कस आज करेंगे डेट विल बी द ऑक्सी एसिड्स। और ये ऑक्सी एसिड्स का ऑक्सी एसिड्स, ठीक है ना। और ये ऑक्सी एसिड जो होता है ये एक पी ब्लॉक का टॉपिक होता है। और ये पी ब्लॉक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एक आना ज़रूरी है, चाहे जेईमेन हो, एडवांस हो या नीट हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है ना। अब सर ये ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? तो मेरे बेटे याद रखना, ऑक्सी एसिड्स वो एसिड होते हैं या ऑक्सी एसिड वो एसिड होता है जो जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मतलब एक एसिड है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसी को हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। तो एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एसिड भी है। फॉर एग्जाम्पल H3PO4। और इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड्स। अब एक नोट पॉइंट आप लिखिएगा। नोट पॉइंट में याद क्या रखना है? जो दिस हेलोजन एसिड्स है, हेलोजन एसिड या हाइड्रा एसिड लाइक HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। इनको हम हाइड्रा एसिड कहते हैं या हेलोजन एसिड कहते हैं। नोट में क्या है याद रखना है? HF, HCl, HBr, HI are not oxy acid, are not oxy acid, और these are, ये क्या होते हैं? These are हाइड्रा एसिड्स। इनको हम हाइड्रा एसिड कहते हैं या इनको हम हेलोजन एसिड कहते हैं। हाइड्रा एसिड और हेलोजन एसिड कहते हैं, ठीक है ना मेरे बेटे। तो बेटा जी, मैंने आपको ये बोला ऑक्सी एसिड किनको कहते हैं? ऑक्सी एसिड्स उनको कहते हैं वो एसिड जिनके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उनको हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। अब सेकंड टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। अब मेरे बेटे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड में जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसके लिए हम सेंट्रल एटम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। ये हमने ऑलरेडी बात की है। तो हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। और इसी के साथ क्या लिखेंगे? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज सेंट्रल एटम। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज द सेंट्रल एटम एक्सेप्ट किसके बगैर? हाइड्रोजन के बगैर, ठीक है ना। इसके बाद और एक टर्म आपको जो याद रखनी है, इसमें और एक टर्म आती है डेट इज बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है मेरे बेटे? बेसिसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स या सिंपल नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जितने भी हाइड्रोजन आयोनाइज होंगे उसको हम उस एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ बेसिसिटी याद रखना, बेसिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन आयन्स में चेंज हो जाए। बेसिसिटी का
सिंबल मतलब यही होता है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। अब बेटा याद रखना, बेसिसिटी डायरेक्टली, बेसिसिटी किससे रिलेट होती है? बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एच एटम्स। एक मॉलिक्यूल में जितने एच एटम्स होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो क्या लिखेंगे? बेसिसिटी is directly proportional to number of H atoms. Basicity is directly proportional to number of H atoms. अब एक्सेप्शन इसमें क्या है? बेसिसिटी में कुछ एक्सेप्शन, बट इसके बगैर कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ पे भी इनके बगैर जो मैं मॉलिक्यूल्स लिखवाऊंगा उनके बगैर बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक्सेप्ट किसके बगैर? H3PO3, except H3PO3, H3PO2, H4P2O5 और बोरिक एसिड H3BO3। इनके बगैर जो भी मॉलिक्यूल होगा, जितने भी उसमें हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो उसकी बेसिसिटी होगी। एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक्सेप्ट H3PO3, except H3PO2, except H4P2O5 and H3BO3। अब इनकी बेसिसिटी आपको याद रखनी है। बेसिसिटी ऑफ H3PO3 विल बी 2। जितने ऑक्सीजन्स होंगे उतना एक माइनस कर लो, बेसिसिटी H3PO3 का 2 आएगा। H3PO2 की बेसिसिटी 1 आती है, H4P2O5 की बेसिसिटी 2 आती है और H3BO3 की बेसिसिटी 1 आती है। प्लीज़ रिमेंबर इट, याद रखिएगा। H3PO3 की बेसिसिटी 2, H3PO2 की बेसिसिटी 1, H4P2O5 की बेसिसिटी 2, H3BO3 की बेसिसिटी 1 होती है। रेस्ट इनके बगैर जो भी आएगा तो आप क्या याद रखोगे? बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ H एटम्स, इनके बगैर। अब बेटा कभी वो स्ट्रक्चर देगा और स्ट्रक्चर बना के आपको बोलेगा इसकी बेसिसिटी क्या है। मतलब स्ट्रक्चर देख के हम बेसिसिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो बेटा याद रखना, जितने भी OH ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच होंगे सेंट्रल एटम के, मतलब कोई स्ट्रक्चर देगा और इस स्ट्रक्चर में जितने भी OH ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच होंगे सेंट्रल एटम से, वो उसकी बेसिसिटी होगी। तो क्या बोला मैंने? हम बेसिसिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं जब हमें स्ट्रक्चर दिया होता है। तो आप क्या याद रखोगे? जो भी कोई सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम से जो डायरेक्टली अटैच्ड, जितने भी डायरेक्टली अटैच्ड OH ग्रुप्स होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो एक नोट पॉइंट लिखिएगा आप, बेसिसिटी expressed by number of OH groups, which are directly attached with central atom। तो ये याद रखना, जब आपके पास स्ट्रक्चर दिया होगा और स्ट्रक्चर से हम बेसिसिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बेसिसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेंगे H3PO3 का ही, या H3PO4 से स्टार्ट करेंगे। H3PO4, देखो मेरे बेटे, H3PO4 में क्या होता है? इसकी बेसिसिटी 3 है। H3PO4 की बेसिसिटी क्या है? 3 है। सर कैसे? POH OH और फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 और 5। H3
PO4। अब देखो सेंट्रल एटम के साथ कितने OH डायरेक्टली अटैच है, देखना मेरे बेटे, ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के साथ 3 OH डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 3 होगी। इज इट क्लियर? इसी तरह कोई बोलेगा सर H2SO4 में बताइए, H2SO4 में क्लियरली इसकी बेसिसिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी 2 है, H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स, ये 2 OH ग्रुप्स, ये वाला OH ग्रुप, ये वाला 2 OH ग्रुप किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ अटैच है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह कोई बोलेगा सर H2SO4 भी होगा, H3PO3 बनाइए, मैंने बोला ठीक है, तो H3PO3 बनाते हैं। H3PO3, एज यू नो H3PO3 की बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इज 2। अब कैसे सर, ये फॉस्फोरस, ये OH, ये OH और इसके साथ H है, डबल बॉन्ड O है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। इसी तरह कोई बोलेगा सर स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2 बनाइए, H3PO2। अब इसकी बेसिसिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी 1 है, सर H3PO2 की बेसिसिटी 1 है, ये एक्सेप्शन थी। अब क्या आएगा स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O और एक OH आएगा, सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए OH, वही सिर्फ रिमूव होता है, उस वही बेसिसिटी होती है, तो यहाँ पे 2 H आएंगे। अब बेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, मैंने क्या बनाया, H3PO3, देखना मेरे बेटे, ये P, ये OH, ये OH और एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड O। इसी तरह मैं बनाऊंगा H3PO2। अब देखिएगा ये P डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है तो एक OH और H और H। अब बेटा याद रखना, इन दोनों को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एसिड्स। सर रिड्यूसिंग एसिड्स क्यों कहते हैं, बेटा याद रखिए, जब भी सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होगा किसी भी एसिड में, जो सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होगा तो ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव करता है। हाइड्रोजन के रिमूव होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जब ये ऑक्सीडेशन हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो H3PO3 और H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें भी अगर मैं आपको बोलूँगा दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसमें ज़्यादा H होंगे, ज़्यादा H डायरेक्टली अटैच सेंट्रल एटम के साथ H3PO2 में है, तो H3PO2 गुड रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू H3PO3। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्या बोला मैंने, इनको मैं बोलूँगा दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला, तो मेरे बेटे आपको ये याद रखना है, किसी भी एसिड में अगर सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो और वो हाइड्रोजन इजीली बाहर निकलता है, रिमूव होता है, इसीलिए उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एसिड्स या रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें H3PO3, H3PO2 में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H3PO2। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब इसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट उठाएंगे, दैट इज द नेमिंग ऑफ साल्ट। ये क्या लिख रहा हूं, नेमिंग ऑफ साल्ट, नेमिंग ऑफ साल्ट। अब मेरे बेटे अगर कोई एसिड है और उस एसिड के लास्ट में इक आता है, कोई फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड आया,
तो उसका जो आयन होगा, आयन ऑफ ऑक्सी एसिड, तो ऐसे लिखूंगा मैं, नेमिंग ऑफ आयन ऑफ ऑक्सी एसिड, उसका जो ऑक्सी एसिड का जो आयन होगा, अगर एक एसिड होगा तो उसके आयन का नाम 8 आएगा, अभी समझाऊंगा। और अगर अस एसिड आ गया तो 8 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, I2 लिखा मैंने, 8 IT, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? अगर किसी एसिड के लास्ट में इक आता है, फॉस्फोरिक, उसका अगर हमने आयन बनाया तो उसके आयन के लास्ट में 8 आता है, दैट इज फॉस्फोरिक से फॉस्फेट बनता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई अस है, लाइक फॉस्फोरस, तो उसके लास्ट में, उसके आयन में 8 आता है, फॉस्फाइट। इज इट क्लियर? कोई एसिड है, उस एसिड के लास्ट में एक आता है तो उसके आयन को, उसके आयन का नाम बनेगा 8। इसी तरह मेरे बेटे अगर कोई एसिड है वो अस है तो उसके आयन का नाम 8 बनेगा। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, सर ये एक एसिड कब आएगा और ये अस एसिड कब आएगा? अब हम एक एसिड जानेंगे, अस एसिड अंडरस्टूड है। अब बेटा याद रखना, जब भी एसिड का जो सेंट्रल एटम है, अगर वो सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर सेंट्रल एटम, एसिड का जो सेंट्रल एटम है, वो सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक्सेप्ट किसके बगैर? हैलोजन के बगैर, तो इक आता है, ठीक है ना। व्हेन सेंट्रल atom of acid, when central atom of acid have highest oxidation state, have highest oxidation state, except किसके बगैर? हेलोजन, हेलोजन के बगैर। क्या बोला मैंने? अगर जो मेरे पास जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है एक्सेप्ट हेलोजन, तब हम बोलेंगे एक एसिड, एक एसिड। अब हेलोजन में याद क्या रखना है? हेलोजन में +5 भी, ठीक है ना, +5 इन केस ऑफ हेलोजन, वो भी क्या होता है? एक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एसिड होता है, फॉर एग्जाम्पल HClO3, HClO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट, अब मेरे बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, प्लस इसको हम x मान लेंगे, प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू 0, 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ेगा क्लोरिक एसिड। इसी तरह अगर मैं इस क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर लूँ, एक ऑक्सीजन ऐड कर लूँ, तो आएगा HClO4। तो इसका नाम यहाँ पे आता है पर क्लोरिक एसिड। अब ये पर कैसे आता है ये भी इसी लेक्चर में आज आप सीखोगे, पर क्यों आया। अब सर ऑक्सीडेशन, अब आपने ये बोला सर एक एसिड तब आता है अगर कोई एसिड एक एसिड में है तो उसका आयन का नाम 8 आता है। सर अब जो ये एक एसिड होता है, एक एसिड कब होता है? जब सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाईएस्ट होती है। अब सर पी ब्लॉक आपने बोला, तो पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होती है? मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया है, फिर भी वो रिकैप करवाऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, बट ये खाली पी ब्लॉक में अप्लाई करना है, n-8 to n। क्या बोला मैंने? n-8 to n। दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो किसके बराबर आता है? n-8 to n। n क्या होता है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये n बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँगा, अब आपको पता ही है मेरे बेटे फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है 5। तो रेंज आप निकाल सकते हो, तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू n-8 टू n आएगी, डैट इज 5-8 टू 5 + 5, दैट इज 5-8 किसके बराबर होता है -3। तो -3 टू +5 फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब अगर आप ये याद रखोगे फॉस्फोरस किसी जगह +5 में है तो उसको बोलेंगे 1, और +5 के नीचे अगर है तो अस बोलेंगे, सिंपल है। इसी तरह अगर मैं सल्फ़र की बात करूँगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, अब ऐसे में हर किसी को नहीं दिखाऊँगा ना। अब सल्फ़र की बात करेंगे तो सल्फ़र में +2 टू +6 होता है, क्योंकि सल्फ़र में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। रेंज ऑफ, दिस इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ सल्फर। इसी तरह क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो -1 टू +7 आएगा, -1 टू +7। अगर क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 1 आएगा, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ हैलोजेंस +5 भी 1 दिखाता है। अब मैं एग्जाम्पल उठाता हूँ, एग्जाम्पल इज H3PO4। H3PO4 अगर ये आयोनाइज होगा, H3PO4 में बेसिसिटी 3 है, तो एक H पॉजिटिव निकला प्लस H2PO4 माइनस। अब इसी तरह मेरे पास क्योंकि 3 आयोनाइजेबल है तो 3 बार निकाल सकते हैं। इसी तरह H2PO4 माइनस है, दूसरी बार ये हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पे HPO4-2 हो गया। इज इट क्लियर। इसी तरह HPO क्योंकि बेसिसिटी 3 है, HPO4-2 और एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या बनेगा PO4-3। अब मेरे बेटे हम वापस आएंगे, पहले मैं इससे समझाऊंगा। H3PO4 अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉस्फोरस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका नाम आएगा फॉस्फोरिक एसिड। अगर ये फॉस्फोरिक एसिड है तो मैंने आपको बोला इसके आयन का नाम क्या पड़ेगा, 1 है तो 8 बनेगा, तो ये क्या पड़ेगा, ये बनेगा फॉस्फेट। अब ये भी फॉस्फेट है तो ये भी तो फॉस्फेट ही बनेगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये भी फॉस्फेट में आएगा। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, सर अगर इसको भी फॉस्फेट बोला, इसको भी फॉस्फेट बोला, इसको भी फॉस्फेट बोला, तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो जाएगा ना। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आयुपैक आयुपैक ने क्या बोला, आईयूपीएसी ने ये बोला कि अगर जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, जिसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को मेंशन कर लो। मतलब ऐसे जितने भी इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स है उन हाइड्रोजन्स को मेंशन करना है पहले, फिर नाम लिखना है। फॉस्फेट से पहले जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स हैं उनको मेंशन करना है। देखो ये था फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड में 3 बेसिसिटी इज इक्वल टू 3। जब बेसिसिटी इज इक्वल टू 3 तो डैट मीन्स 3 हाइड्रोजन निकालेगा। एक हाइड्रोजन इसने निकाला, ये एक था तो फॉस्फेट बनेगा, मैं लिखूंगा फॉस्फेट। तो ये मैंने लिखा फॉस्फेट। अब जब मैंने फॉस्फेट लिखा, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, आईयूपीएसी ने क्या बोला, जितने हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, ये तो इसकी बेसिसिटी 3 है, एक तो रिमूव किया बट 2 अभी भी मौजूद है ना, और ये दोनों हाइड्रोजन ये रिमूव कर सकता है, तो इसका नाम पड़ेगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। या कभी कभार एक हाइड्रोजन इसने रिमूव किया, कभी हम इसको प्राइमरी फॉस्फेट भी कहते हैं, इसी तरह अब ये क्या है, दिस इज द डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आप
आयोनाइजेबल है, तो इसका नाम पड़ेगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसी तरह क्या इसमें कोई हाइड्रोजन है? नहीं, तो इसका सिंपल नाम क्या पड़ेगा? फॉस्फेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैं दूसरी एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं H2SO4 लूँ, H2SO4। अब आपको पता है ये सल्फर यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आप निकाल भी सकते हो। देखो H2SO4, जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे देखेगा, 1 × 2 प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 × 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 8 - 2, तो x इज इक्वल टू +6 +6 का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका नाम क्या पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको मेरे बेटे याद ही है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिसिटी क्या होती है? 2 होती है। तो मैं एक बार इसको रिमूव करूँगा तो प्लस क्या बचेगा? HSO4 नेगेटिव। अब नाम क्या पड़ेगा? नाम तो एक है, पड़ता 8 सल्फेट, ठीक है ना, बट यहाँ पे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन भी है, तो क्या नाम पड़ेगा? हाइड्रोजन। जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे उनका नाम मेंशन करना है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसी तरह मेरे पास अब हाइड्रोजन सल्फेट है, HSO4- है। अब ये और एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या बनेगा? SO4-2। क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है जो आयनाइज होगा? नहीं सर, इसमें नहीं। तो इसका सिंपल नाम क्या आएगा? सल्फेट आएगा। इसका सिंपल नाम क्या आएगा? सल्फेट नाम आएगा। इज इट क्लियर? इसी तरह अस वाले एग्जाम्पल लेंगे। अब मेरे बेटे ये वाला कलर उठा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास H2SO3 है। H2SO3 में 2 हाइड्रोजन जो आयोनाइजेबल है। अब H2SO3 में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो मैक्सिमम नहीं आएगी। जब मैक्सिमम नहीं आएगी तो इसका नाम क्या पड़ेगा? सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फ्यूरस एसिड में एक हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे। जब एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो HSO3- बनेगा। अस है, अस से आइट बनता है, तो ना, और जितने भी हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है उनका नाम मेंशन करना है। तो क्या नाम आएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। इज इट क्लियर? इसी तरह मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, HSO3- है। अब ये एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या बनेगा? SO3-2। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? सल्फाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मेरे बेटे, हल्के में नहीं लेना है। इसी तरह H3PO3। इसी तरह ये जो H3PO3 भी है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। यहाँ पे फॉस्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, तो क्या आएगा? फॉस्फोरस आएगा। तो नाम पड़ेगा फॉस्फोरस एसिड। और याद रखना यहाँ पे इसकी बेसिसिटी 2 है। अब मेरे बेटे ये रिमूव करेंगे, ये H पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? H2PO3-। अब यहाँ पे नाम क्या पड़ेगा? देखो, जितने, ये याद रखना है, जितने आयोनाइजेबल है इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है। एक तो निकाला, तो डैट मीन्स अब ये एक ही हाइड्रोजन रिमूव करेगा, बट 2 है। अब यहाँ पे डाईहाइड्रोजन नहीं लिखोगे, यहाँ पे सिंपल नाम लिखोगे, हाइड्रोजन फॉस्फाइड। हाइड्रोजन फॉस्फाइड, IT। अब मेरे पास हाइड्रोजन फॉस्फाइड है, H2PO3- है। अब ये एक हाइड्रोजन और रिमूव करेगा। जब एक हाइड्रोजन और रिमूव करेगा, H पॉजिटिव आएगा, HPO3- है। अब -2,
अब मेरे बेटे जो ये हाइड्रोजन है दिस इज़ नॉट आयोनाइजेबल, जब आयोनाइजेबल नहीं है तो इसका नाम मेंशन नहीं करेंगे, तो सिंपल क्या नाम आएगा, फॉस्फाइड। फॉस्फाइड समझ में आया। अब एक शानदार चीज़, नई चीज़ सिखाऊंगा, इसको थोड़ा सा लिंक करूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे क्या लूँगा, H3PO4 लूँगा, H3PO4। अब देखना मेरे बेटे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, H3PO4 का P डबल बॉन्ड O, 3 OH होंगे जो रिप्लेस होंगे, इसकी बेसिसिटी 3 है। क्या अगर मैं आपको बोलूँगा क्या यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग करेगा जब इसको मैं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम दूंगा, आप बोलोगे यस सर। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम्स के बीच में फंसेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, एक हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा और एक पोटेशियम को ऐड करूँगा, तो क्या होगा, क्या होगा, तो क्या बनेगा, KH2PO4, KH2PO4। अब KH2PO4 जब बनाऊँगा, P डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो O नेगेटिव, K पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा OH और OH। अब क्या यहाँ पे ये H बॉन्डिंग करेगा, आप बोलोगे यस, क्योंकि OH प्रेजेंट है, जब OH प्रेजेंट है तो H बॉन्डिंग होगी। अब मैं बोलूँगा और एक हाइड्रोजन में रिमूव करूँगा और एक पोटेशियम ऐड करूँगा, तो क्या बनेगा, K2HPO4, K2HPO4। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, K पॉजिटिव, O नेगेटिव, K पॉजिटिव और OH। क्या अभी भी ये H बॉन्डिंग करेगा, यस सर, अभी भी ये H बॉन्डिंग करेगा। मैं बोलूँगा और एक हाइड्रोजन रिमूव कर लो, माइनस हाइड्रोजन प्लस पोटेशियम, तो क्या बनेगा, K3PO4। K3PO4 जो ही मैंने बनाया तो आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर आया होगा, कौन सा स्ट्रक्चर सर, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, K पॉजिटिव, O नेगेटिव, K पॉजिटिव, O नेगेटिव, K पॉजिटिव। अब मैं बताऊंगा क्या ये H बॉन्डिंग करेगा, आप बोलोगे जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये H बॉन्डिंग नहीं करेगा, नो H बॉन्डिंग। तो वो क्वेश्चन क्या देगा, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी स्पीशीज कैन डू H बॉन्डिंग, वो देगा H3PO4, KH2PO4, K2HPO4, K3PO4। तो आपको आंसर देना होगा कितने H बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैं इसको और एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, दैट इज H3PO3। H3PO3। अब आपको पता ही है जो H3PO3 है, H3PO3 की बेसिसिटी इज इक्वल टू 2 है, इसीलिए ये बार बार ले रहा हूँ ये एग्जांपल्स ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए। बेसिसिटी 2 है, जब बेसिसिटी 2 है तो मैक्सिमम ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ये होगा, OH OH और H, दिस इज द बेसिसिटी। अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करूँगा, माइनस हाइड्रोजन प्लस K, तो क्या बनेगा, KH2PO3। इज इट क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ आएगा, O और O नेगेटिव, K पॉजिटिव, और इसी तरह OH और H आएगा। इसी तरह मैं बोलूँगा दूसरा H निकालो, माइनस हाइड्रोजन प्लस K कर लो, तो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, K पॉजिटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, K पॉजिटिव, और यहाँ पे H आएगा। जब H आएगा तो अब आपको पता ही है क्या ये H बॉन्डिंग करेगा, यस H बॉन्डिंग दिखाएगा। क्या ये H बॉन्डिंग दिखाएगा, यस H बॉन्डिंग दिखाएगा। क्या ये H बॉन्डिंग दिखाएगा, नो ये H बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में है ही नहीं। तो क्या बोलूँगा मैं, H3 एमंग अबव द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, एमंग H3PO3 कामा KH2PO3, ठीक है ना, कामा
और क्या आएगा K2HPO3 which can show H bonding। और आंसर आपको पता ही है, वो ऊपर है। तो मैंने ये सिखाया कि कैसे क्वेश्चन आएगा, तो कैसे ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, एसिड में जो H या जो हाइड्रोजन OH से, ऐसे याद रखना, एसिड में जितने OH उतने हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपल। अब इसके बाद एक नया फ्रेशली टॉपिक है, दैट विल बी द प्रीफिक्स फॉर ऑक्सी एसिड। प्रीफिक्स फॉर ऑक्सी एसिड, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर जगह यूज़ होगा। अब फर्स्ट प्रीफिक्स जो आपने सुना होगा कभी, दैट विल बी द मेटा। अब बेटा मेटा कब आता है, तो बेटा याद रखना, जब हम एक ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल से या एक मोल ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल से, एक ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल से जब हम एक वाटर को रिमूव करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को जब हम रिमूव करते हैं एक ऑक्सी एसिड से, तो मेटा प्रीफिक्स आता है। व्हेन वन H2O molecule is removed from one ऑक्सी एसिड, जब एक ऑक्सी एसिड से हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मेटा प्रीफिक्स आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास H3PO4 है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड में अगर मैं इसको n टाइम्स लूँ और यहाँ पे जो वाटर रिमूव करूँगा n टाइम्स वाटर रिमूव करूँगा, तो ये क्या बनेगा HPO3 होल n। ये क्या बनेगा HPO3 होल n। मैंने एक वाटर रिमूव किया, जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो नाम पड़ेगा मेटा। और फॉस्फोरिक है तो क्या बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इज इट क्लियर, मेटा कब लगाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे ये जो n है, n कांट बी, n इज़ नॉट इक्वल टू 1, 2। n स्टार्ट होता है 3, 4, 5, 6 से। क्या बोला मैंने, ये जो HPO3 होल n है, यहाँ पे ये सारा कुछ P ब्लॉक में हम डिस्कस करेंगे, ऑल्दो कि मैंने यहीं पे डिस्कस किया, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। n इज़ नॉट इक्वल टू 1, इज़ नॉट इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3, 4, 5, 6। जब n की वैल्यू 3 होगी तो कौन कौन सा एसिड बनेगा फिर, H3P3O9। अब n की वैल्यू 4 रखो तो क्या बनेगा H4P4 3 4 12 O12। n की वैल्यू 5 रखो तो क्या बनेगा H5P5 3 5 और 15 O15। h की वैल्यू 6 रखो तो क्या आएगा H6P6O18। ठीक है ना, आया समझ। ये मेटा एसिड्स होंगे किसके, H3 फॉस्फोरिक एसिड की, H3P3O9, H4P4O12, H5P5O15, H6P6O18। बट NCERT में ये लिखा है कि एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर, ऑल्दो कि इफ़ n इज इक्वल टू 2, इसका प्रपोज्ड स्ट्रक्चर जो NCERT में मेंशन है वो मैं बनाऊंगा, ऑल्दो कि ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रपोज्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा HPO3 होल ट्वाइस, क्या बनेगा वो H2P2O6। तो इसका जो प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है डेट्स P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH।
ये प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है किसका, H2P2O3O6 का। इज इट क्लियर? ऑल्दो कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये हम सारा कुछ पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, फिर भी आपको यहाँ पे ये याद रखना है। इसी तरह बोरिक एसिड है H3BO3। H3BO3 का नाम क्या है, बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड में एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो आप, -H2O, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, HbO2। अब इसको ऐसे लिखते हैं HbO2 होल n। बेटा याद रखना, अगर मैंने NH2O निकाले तो इसका नाम पड़ेगा मेटा। एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकालना तो मेटाबोरिक एसिड। अब मेटाबोरिक एसिड में N इज इक्वल टू 3 ओनली, N इज इक्वल टू 3 ओनली, बस ये याद रखना है। तो N इज इक्वल टू 3 ओनली, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, H3B3O6। इज इट क्लियर? सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर मैं लिखूँगा अनदर एग्जाम्पल ताकि आपको इजीली समझ में आए, मैं लिखूँगा H3PO3। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लो तो क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन तो निकलेंगे, HPO2 ये फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड। एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो मेरे बेटे क्या नाम आएगा, मेटा फॉस्फोरस एसिड। इज इट क्लियर? इसी तरह मैं लिखूंगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखना कुछ नई चीज़ बताऊंगा, H2SO4 में वाटर रिमूव कर लो H2O तो क्या बनेगा, SO3। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड या H2CO3 तो -H2O निकालेंगे तो क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब H2CO3 में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड। अब मेरे बेटे क्या यहाँ पे मेटा हम लगा सकते हैं, क्या मेटा लगाना यहाँ पे सही है? अब बेटा याद रखना, नोट पॉइंट याद रखना, मेटा नहीं लगा सकते। नोट पॉइंट क्या याद रखना है, दीज आर, ऑल्दो कि आपने एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकाला, दीज आर नॉट मेटा एसिड्स। फिर ये क्या है, दीज आर एनहाइड्राइड, दीज आर एनहाइड्राइड। अब मेरे बेटे एनहाइड्राइड कब लगाना है, जब भी आप पानी निकालोगे किसी भी एसिड से, जब हम पानी निकालेंगे और पानी निकालने के बाद कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं, जब कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं उसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने, एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, अगर आपने पानी निकाला, पानी निकालने के बाद अगर कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं, कोई हाइड्रोजन बचता ही नहीं है, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बचा, पानी निकाला आपने H2SO4 से, पानी निकाला, जो ही आपने पानी निकाला क्या कोई हाइड्रोजन बचा, जब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा तो उसका नाम हम एनहाइड्राइड बोलते हैं, ना कि मेटा बोलते हैं। इज इट क्लियर? अनदर प्रीफिक्स जो यूज होता है डेट इज ऑर्थो, ऑर्थो। अब बेटा याद रखना, जिस पेरेंट से, देखो मैंने ये बनाया, ये पेरेंट है, ये पेरेंट मॉलिक्यूल है, इस पेरेंट मॉलिक्यूल से क्या बन गया, मेटा। जिस पेरेंट मॉलिक्यूल से, अगर पेरेंट मॉलिक्यूल से मेटा बनता है, जो ये पेरेंट मॉलिक्यूल होता है इसके प्रीफिक्स में हम यूज़ करते हैं ऑर्थो, तो इसका दूसरा नाम क्या आएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्यों ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड आ गया, क्योंकि इसने क्या बनाया, मेटा। इसी तरह मेरे पास बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड है, क्या इस बोरिक एसिड से मेटा बन गया, यस सर। जिस पेरेंट एसिड से मेटा बनता है, जिस पेरेंट एसिड से मेटा बनता है उस पेरेंट एसिड को हम ऑर्थो भी बोलते हैं, सिंपली बोरिक एसिड भी बोलते हैं या ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलेंगे। तो क्या ऑर्थो कब बोलेंगे, तो पहले इसकी डेफिनेशन बोलेंगे। ऑर्थो
prefix is provided to that oxy acid which can form its meta derivatives. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, कुछ भी, H3PO4, चलो फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, एक वाटर रिमूव करके तो क्या बनेगा, HPO3, तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे क्या बन गया, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, प्रीफिक्स लगा के, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब डैट मीन्स जो मेटा बनाएगा उसी को हम ऑर्थो बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना मेरे बेटे। देखो इसी तरह मैं बनाऊंगा H3PO3, ऑर्थो जब भी आएगा बताना ये एसिड मेटा बनाएगा। H3PO3 फॉस्फोरस है, -H2O, तो क्या बनेगा, HPO2। क्या ये मेटा बन गया, यस सर मेटा बन गया। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, या सिंपल फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इज इट क्लियर, या फॉस्फोरस एसिड। इसी तरह H3BO3 है, H3BO3 में एक वाटर आप रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, HbO2। ये मेटा बन गया, यस सर मेटा तो बन गया। इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड, या प्यार से हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोरिक एसिड। अब आपको समझ में आया होगा, ऑर्थो तब आएगा जब वो मेटा बनाता है। अब इसी तरह मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, होपफुली आपके दिमाग में भी वही आ रहा होगा, H2SO4। क्या मैंने वाटर रिमूव किया, यस सर वाटर रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा, SO3। क्या ये मेटा है, ये मेटा नहीं है, ये मेटा नहीं है। जब ये मेटा नहीं है क्या ये ऑर्थो होगा, ये ऑर्थो नहीं होगा। ऑर्थो तभी होता है जो मेटा बनाता है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, समझ में आया। इसी तरह कार्बनिक एसिड अगर लेंगे, H2CO3 कार्बनिक एसिड, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लो, कार्बनिक एसिड में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लो तो क्या बनेगा, CO2। क्या ये मेटा है, ये मेटा नहीं है, ये मेटा नहीं है। जब ये मेटा नहीं है, जब CO2 मेटा नहीं है तो कार्बनिक एसिड H2CO3 ऑर्थो भी नहीं है। क्लियर है। अब इसी तरह और एक प्रीफिक्स आता है, मेटा भी आ गया, ऑर्थो भी आ गया। अनदर प्रीफिक्स आता है डेट इज पायरो प्रीफिक्स। अब पायरो प्रीफिक्स कब आता है, पायरो प्रीफिक्स तब आता है जब वन वाटर मॉलिक्यूल हम रिमूव करते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से। कोई एसिड है बट उस एसिड के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, और दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव करते हैं तो पायरो आता है। तो पायरो के लिए क्या लिखेंगे मेरे बेटे, पायरो कब प्रीफिक्स लगाना है, व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल is removed
फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, दो मॉलिक्यूल एसिड से जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, देन प्रीफिक्स पायरो, pyro is provided to derivative एसिड, जो एसिड डेरिवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल चेक, देखो कितना मज़ा आ रहा है। ट्वाइस H3PO4, मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स H3PO4 के हैं। अब मैंने इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो कितने हाइड्रोजन बन गए, 2 3 6 थे, दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो 4, H4P2, O 2 4 8 थे तो 7 बनेगा। तो इसका नाम जो होगा वो नाम आएगा पायरो, और फॉस्फोरिक था तो नाम क्या आएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह दो मॉलिक्यूल्स लेंगे H2P3 के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो नाम आएगा H4P2O5, तो नाम पड़ेगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब इसी तरह और एक एग्जांपल लेंगे, मेरे पास H2SO4 है, बट सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और एक वाटर रिमूव करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल, नाम क्या पड़ेगा, H2 नहीं, 2 2 4 तो निकलेंगे, यस, H2S2 2087 H2S2O7, तो नाम पड़ेगा इसका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब मेरे बेटे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम भी होता है ओलियम। इसी तरह अनदर एग्जांपल लेंगे, ट्वाइस H2SO3 सल्फ्यूरस है, माइनस H2O निकालेंगे तो नाम आएगा H2S2O5, तो नाम पड़ेगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। अब मैं एक अलग चीज़ अलग पेन से दिखाऊंगा, अब मुझे बताना क्या वो पायरो एसिड्स है कि नहीं। ट्वाइस HNO3 माइनस H2O, ठीक है ना, ट्वाइस HNO3 है, दो मॉलिक्यूल्स HNO3 के हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो बचा क्या, N2O5। इसी तरह ट्वाइस HClO4 है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो क्या बना, Cl2O7। ट्वाइस HNO2 है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो क्या बना, N2O3। क्या ये पायरो है, नहीं सर, दिस आर नॉट पायरो नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है, एनहाइड्राइड। These are not पायरो, ये क्या है, दे आर एनहाइड्राइड। पानी निकालने के बाद कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा तो एनहाइड्राइड। ये तो प्रीफिक्स की बात हो गई, अब हम सफिक्स की बात करेंगे। चलो प्रीफिक्स कंटिन्यू कर लेंगे, सफिक्स के बाद लेट्स हाइपो प्रीफिक्स। देखो, ऑर्थो भी आ गया, पायरो भी आ गया, मेटा भी आ गया, और इसके बाद जो है डैट विल बी द हाइपो प्रीफिक्स। हाइपो कब यूज़ करोगे मेरे बेटे, याद रखना, जब एक ऑक्सीजन हम रिमूव करेंगे अस ऑक्सी एसिड में, कोई ऑक्सी एसिड है
उस ऑक्सी एसिड में अस आता है, अस, OUS, और उस अस में हम एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो हाइपो आता है। तो क्या बोलेंगे, हाइपो। व्हेन वन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, बहुत अच्छे से पढ़ना, ये पी ब्लॉक का टॉपिक है। व्हेन वन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम us, OUS, us oxy acid. When one oxygen is removed from OUS, us oxy acid. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगा H3PO3, ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड। अब इस फॉस्फोरस एसिड में हम एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, माइनस, तो क्या बनेगा, H3PO2, नाम क्या पड़ेगा, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो हाइपो तब आता है जब अस एसिड होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल इज HNO2, इसको कहते हैं नाइट्रस, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस एसिड। बेटा जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस ऑक्सीजन कर लो तो क्या आएगा, HNO, तो नाम क्या पड़ेगा, हाइपो नाइट्रस, हाइपो नाइट्रस एसिड। इसी तरह H2SO3, एक ऑक्सीजन रिमूव कर लो तो नाम क्या पड़ेगा, H2SO2, ठीक है ना। ये सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस, ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड, तो नाम क्या पड़ेगा इसका, हाइपो सल्फ्यूरस, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। और इसका दूसरा नाम भी होता है सल्फो ऑक्सैलिक एसिड, सल्फो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। इसी तरह HClO2 है, HClO2 को कहते हैं क्लोरिक एसिड, HClO2 क्या नाम है, क्लोरिक, सॉरी क्लोरिक नहीं आएगा, क्लोरस आएगा, HClO2 है तो क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन रिमूव कर लो HClO, तो क्या नाम आएगा, हाइपो क्लोरस एसिड। अब बेटा एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा जो पी ब्लॉक में भी लिखा है, जो HNO दैट इज हाइपोनाइट्रस एसिड है, हाइपोनाइट्रस एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है मोनोमेरिक यूनिट में, यह हमेशा डायमेरिक यूनिट में एग्जिस्ट करता है। क्या याद रखोगे, HNO, HNO डज नॉट, देखो इनऑर्गेनिक में जितना भी आप रिवाइज करोगे याद करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उतना ही आपके क्वेश्चंस ठीक होंगे, ठीक है ना। HNO डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमर, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, डाइमर में। HNO होल ट्वाइस एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। अब अगर मैं ऑर्गेनिक में जाऊँ, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो आप इसके दो स्ट्रक्चर्स देखोगे, दैट इज द सिस एंड ट्रांस, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर OH, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसको बोलेंगे सिस। अब दो कि ये उसी में पढ़ेंगे, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, उसके अपोजिट में OH, यहाँ पे लोन पेयर, इसको बोलेंगे ट्रांस। इसके दो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब इसके बाद मेरे बेटे और एक चीज़ याद रखना है, डेट इज़ पर कब यूज़ करेंगे, पर प्रीफिक्स या पर ऑक्सी या पर ऑक्सो, पर और नहीं लिखेंगे, पर एंड पर ऑक्सी या पर ऑक्सो, क्योंकि परऑक्सी एंड परऑक्सो सेम चीज़ है। क्या बोला मैंने,
पर कब यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, या पर ऑक्सी या पर ऑक्सो यूज़ कब करेंगे? जब एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे। अस एसिड में एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या आया? हाइपो। इसी तरह एक एसिड में ऑक्सीजन ऐड करने पर आता है। एक एसिड में ऑक्सीजन ऐड करने पर आता है। व्हेन वन ऑक्सीजन is added, when one oxygen is added in किस में? एक एसिड। फॉर एग्जाम्पल H3PO4, तभी तो पढ़ाया था पर क्लोरिक एसिड, बाद में समझ में आएगा। देखो फॉस्फोरिक एसिड है, क्या एक एसिड है? यस सर। अब इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर लो तो क्या बनेगा? H3PO5, तो नाम पड़ेगा पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह सेकंड एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन ऐड कर लो तो क्या बनेगा? H2SO5, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, नाम क्या पड़ेगा यहाँ पे? पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह मेरे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड है, प्लस ऑक्सीजन ऐड कर लो तो क्या बनेगा? HNO4, नाम क्या पड़ेगा? पर नाइट्रिक एसिड। इसी तरह एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, एसिटिक एसिड है तो नाम क्या पड़ेगा? CH3COOH, तो नाम पड़ेगा पर एसिटिक एसिड। इसी तरह HClO3 जो लास्ट में बताया था क्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर लो तो क्या बनेगा? HClO4, तो नाम क्या पड़ेगा? पर क्लोरिक एसिड। जो ध्यान से पढ़ेगा उसको मज़ा आएगा, ठीक है ना? अब एक चीज़ सोचा है, अगर ऑक्सीजन ऐड करने से, याद रखना लोचा, अगर ऑक्सीजन ऐड करने से ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज जाती है तो पर के बदले आप पर ऑक्सी कहते हो या पर ऑक्सो कहते हो? क्या बोला मैंने? अगर ऑक्सीजन ऐड करने से ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ जाए, देन इसको हम पर ऑक्सी और पर ऑक्सो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल H3PO5 है, H3PO5 में फॉस्फोरस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इज इट क्लियर? अभी +7 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज फॉस्फोरस की क्या होती है? फॉस्फोरस में +5 होती है, तो फॉस्फोरस की रेंज क्या है? -3 तो +5, क्या आउट ऑफ रेंज आ गया? तो अगर मैं H3PO5 को बोलूँ तो H3PO5 को हम कैसे क्या बोलेंगे? पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। देखो मेरे पास H3PO4 था, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया तो H3PO5, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +5, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। अब देखना आउट ऑफ रेंज। अब जब ये आउट ऑफ रेंज चली गई, इसका हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? पर ऑक्सी
फॉस्फोरिक एसिड, या सिंपल आप बोल सकते हो पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। जब भी आउट ऑफ रेंज आए तो पर ऑक्सी लगाना, सिंपल है, ये बहुत इजी है। अच्छा, इसी तरह मैं H2SO4 बोलूँगा, H2SO4, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर लो तो क्या बनेगा, H2SO5। इसमें भी आउट ऑफ रेंज आती है, तो इसमें आप 3 नाम बोल सकते हो, 3 नाम कुछ भी। इसको आप बोल सकते हो पर सल्फ्यूरिक एसिड, भी आउट ऑफ रेंज आ रहा है ना तो पर ऑक्सी आएगा, या पर सल्फ्यूरिक एसिड भी ठीक है, या पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक, मगर पर ऑक्सी उसमें में लगाना है जिसमें आउट ऑफ रेंज आएगा, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, या पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐड किया ना ऑक्सीजन, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका कॉमन नेम भी है कैरोज एसिड। अरे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है इनमें, ठीक है ना। इसी तरह और एक एग्जांपल लेंगे, HNO4, इसको पर ऑक्सो, HNO3 से HNO4 बन गया, तो इसको बोल सकते हैं पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड, या पर नाइट्रिक एसिड, या पर ऑक्सी नाइट्रो एसिड। इसी तरह HClO3 है। अब HClO3 में हमने ऑक्सीजन ऐड किया, बट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज नहीं जाती है। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगी तो इसका नाम पड़ता है पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड, इसमें हम परऑक्सिल नहीं लगा सकते, इसमें पर ऑक्सी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आउट ऑफ रेंज नहीं जाती है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम का, ऑल परऑक्सी एसिड्स, क्या, ऑल परऑक्सी एसिड आर पर एसिड। सारे परऑक्सी एसिड पर एसिड होते हैं, बट सारे पर एसिड, जैसे ये वाला, ये पर एसिड परऑक्सी नहीं था। ऑल परऑक्सी एसिड्स आर पर एसिड्स, but all per acids are not peroxy acid। अब लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, डेट इज थायोप्रीफिक्स। अब थायोप्रीफिक्स कब लगाना है, सिंपल, ऑक्सीजन को हटाओ सल्फर लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ, थायो लगाओ, थायो पाओ, ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ, थायो पाओ। एग्जाम्पल, अल्कोहल है, ROH है, ये अल्कोहल है, ऑक्सीजन रिमूव कर लो, सल्फर ऐड कर लो, क्या बनेगा, RSH, इसका नाम पड़ेगा थाइऑल या थायो अल्कोहल, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेंगे, सल्फर S डबल बॉन्ड O, OH सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन माइनस कर लो, सल्फर ऐड कर लो, तो S डबल बॉन्ड O और OH, ऑक्सीजन हटाया सल्फर लगाया, तो नाम पड़ेगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह और एक एग्जांपल लेंगे, ROR ऑर्गेनिक
कि मार्केट में इसको हम कहते हैं ईथर। इसमें ऑक्सीजन रिमूव कर लो, सल्फर ऐड कर लो तो RSR, तो नाम पड़ेगा थायो ईथर। ठीक है ना। थैंक यू मेरे बेटे।